कुछ फीट बर्फ हटाने के बाद एक सकरी गुफा का द्वार दिखाई दिया। ये द्वार इतना सकरा था कि इसमें लेटकर ही प्रवेश किया जा सकता था। पहले अघोरी बाबा ने गुफा में प्रवेश किया और मोहन ने उनका अनुसरण किया। गुफा के भीतर भीषण अंधकार था। मोहन सोच रहा था कि अगर अघोरी बाबा साथ ना होते तो वो किसी कीमत पर इस गुफा में नहीं घुसता। थोड़ी देर के बाद ही वो एक चौड़े स्थान पर पहुंच गए। यहाँ वे आराम से खड़े होकर आगे बढ़ पा रहे थे। थोड़ी देर चलने के बाद गुफा फिर से संकरी होने लगी। अब वो झुककर आगे बढ़ रहे थे। इसके बाद एक खड्डेनुमा द्वार दिखाई दिया। अघोरी ने कहा, इसमें तुम मेरे कूदने के कुछ क्षण बाद कूद जाना। ऐसा कहते ही अघोरी ने खड्डे में छलांग लगा दी। खड्डे में खूब अंधेरा था। मोहन समझ नहीं पा रहा था कि ये रास्ता कहाँ निकलेगा। वहां खड़े खड़े कुछ समय सोचने के बाद मोहन ने भी उस अंधेरे खड्डे में छलांग लगा दी। उसे ऐसा लगा कि वो किसी अंधे कुएं में कूद चुका है। उसके शरीर से हवा टकराने पर अजीब सी आवाजें पैदा हो रही थी। मोहन की धड़कनें दुगनी रफ्तार पकड़ चुकी थी। तभी वो धम्म से ताजी नर्म बर्फ पर आकर गिर पड़ा। पास ही खड़े अघोरी बाबा खड़े खड़े मुस्कुरा रहे थे। मोहन ने नजरें अघोरी से हटाकर आसपास दौड़ाई तो उसी क्षण वो सुध-बुध खो बैठा। यहाँ एक झील थी जिसका पानी शीशे की तरह साफ था। अनेक पक्षी इस सुंदर झील में मधुर कलरव कर रहे थे। आगे एक विशाल महल भी दिखाई दे रहा था। ये महल कुछ विचित्र सा था। यहाँ दीवारों की जगह स्फटिक की शिलाएं रखी हुई थी। महल के द्वार पर कुछ बटुक मंत्रोच्चार कर रहे थे। मोहन इस वातावरण में आकर गदगद हो चुका था, लेकिन उसे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का कोई तरीका समझ नहीं आ रहा था। जैसा कि अघोरी ने बताया था, वैसे ही मोहन चलते फिरते समाधि के अनुभव में पहुंच चुका था। अघोरी मोहन को लेकर महल की तरफ बढ़ने लगे। अघोरी ने बताया, ये स्थान एक सुंदर नगर की तरह है। ये त्रिआयामी इंसानी दुनिया से परे एक अन्य आयाम में बसा हुआ है। इस तरह के अनेक सिद्ध स्थान हिमालय के विशाल क्षेत्र में मौजूद हैं। इनमें प्रवेश की पात्रता हासिल करना अत्यंत दुष्कर है और यहाँ चिरकाल के लिए निवास करने की पात्रता उससे भी ज्यादा मुश्किल। यहाँ तुम जो भी देख पा रहे हो, ये दुनिया उससे कहीं अधिक विस्तृत और गहन है। अभी तुम्हें मेरी कोई बात समझ में नहीं आ रही है। तुम इस समय एक अलग मनोदशा में हो, लेकिन यहाँ से लौटने के बाद तुम्हें मेरी सारी बातें स्मरण हो आएंगी। मोहन चलित समाधिस्थ अवस्था में इस विचित्र दुनिया को निहारता जा रहा था। इस स्थान पर समय का कोई अस्तित्व ही नहीं था। यहाँ न सुबह थी, न दोपहर, न रात। यहाँ एक मध्यम सा प्रकाश चारों तरफ बिखरा हुआ था। यहाँ आने से पहले मोहन ने सोचा था कि शाम होते होते अघोरी उसे स्थान से वापस ले आएंगे, लेकिन यहाँ तो समय का ही कोई वजूद नहीं था। अघोरी ने बताया कि समाधि वही होती है जो समय से परे है। योगी सैकड़ों हजारों वर्ष इसीलिए जीवित रह पाते हैं क्योंकि वो समय से परे जा चुके होते हैं। हमारे देश ने समय पर जितना वैज्ञानिक विश्लेषण किया है, उतना किसी देश ने नहीं किया है। समय की गति को आर्यवर्त के ऋषियों से ज्यादा कोई भी नहीं जान सका है। समय को लेकर आधुनिक विज्ञान अभी अपने बचपने में है, जबकि हमारे यहाँ राजा रेवत की कहानी युगों युगों से सुनी जा रही है। राजा रेवत अपनी पुत्री रेवती के लिए उचित वर की तलाश में थे। कई युग बीत जाने के बाद भी उन्हें सुयोग्य वर नहीं मिला। एक बार राजा रेवत अपनी पुत्री को लेकर ब्रह्मलोक में चले गए। उस समय वहां वेद गान चल रहा था। तब तक वे प्रतीक्षा करते रहे। जब ये गान समाप्त हुआ
तो ब्रह्मा जी उनसे मिलने पहुंचे। राजा रेवत ने उनसे अपनी व्यथा कही। तब ब्रह्मा जी ने जो उत्तर दिया वो बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। इस उत्तर में भारतीय ज्ञान विज्ञान की बुलंदियों की झलक देखने को मिलती है। ये बात ब्रह्मा जी ने तब कही थी जब पृथ्वी पर मानव ने ठीक से वस्त्र तक पहनना नहीं सीखा था। ब्रह्मा जी ने कहा था कि राजन, तुमने सबसे अच्छा काम ये किया है कि तुम अपनी पुत्री को अपने साथ यहाँ ले आए हो, क्योंकि जितना समय तुमने यहाँ बिताया है उतनी देर में पृथ्वी पर अनेक युग बीत चुके हैं। अब तुम तत्क्षण पृथ्वी पर जाओ और अपनी पुत्री का विवाह भगवान श्री कृष्ण के भाई बलराम से करा दो। यहाँ से निकलने में तुमने जरा भी देर लगाई तो पृथ्वी पर द्वापर युग भी बीत जाएगा। आधुनिक विज्ञान अब जाकर सापेक्षता के सिद्धांत को थोड़ा समझ पाया है, जबकि ध्यान में गहरा उतरने वाले योगी ये सब बातें स्वतः ही जान लेते हैं। तुम ये भी जान लो मोहन कि इस पृथ्वी पर जो भी अच्छा हो रहा है उसमें हिमालय का बहुत बड़ा योगदान है। कलयुग के प्रभाव को अगर किसी ने रोक रखा है तो वो हिमालयवासी सिद्ध योगी ही हैं। वो सिर्फ करुणावश पृथ्वीवासियों के कल्याण की योजनाएं बनाते रहते हैं और जरूरत पड़ने पर वे किसी को इस क्षेत्र से पृथ्वी पर भेज भी देते हैं। मोहन के कानों से अघोरी के शब्द टकरा तो रहे थे, लेकिन समाधि की अवस्था में वो किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं दे पा रहा था। वो आनंद मग्न होकर हिमालय के इस दिव्य क्षेत्र का आनंद उठा रहा था। अघोरी ने आगे बताया, जब राजा रेवत कृष्ण और बलराम के पास अपनी पुत्री का रिश्ता लेकर गए, तब उन दोनों की लंबाई चौड़ाई कृष्ण और बलराम से करीब 3 गुना ज्यादा थी। ये बात भी आज का विज्ञान अब मानने लगा है कि मनुष्य का कद लगातार कम होता जा रहा है। पहले के मनुष्यों के साथ ही जीवों और वृक्षों की ऊंचाई भी कम होती जा रही है, लेकिन इन सबके विपरीत हिमालय की ऊंचाई लगातार बढ़ रही है। इसका अर्थ क्या ये नहीं है कि हिमालय की आयु बिल्कुल भी नहीं बढ़ रही, और इस बात का असर यहाँ रहने वालों पर क्या नहीं पड़ेगा। अघोरी के मुंह से ज्ञान विज्ञान की अविरल धारा लगातार बहे जा रही थी, क्योंकि वे जानते थे कि ये सभी बातें मोहन के अंतर्मन में सीधे प्रविष्ट हो रही हैं। मोहन की ये कहानी जारी है। कहानी का अगला भाग आप मंगलवार को देख पाएंगे। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।